While there were some Pashtuns who wanted to stay united with India, other favored the creation of Pakistan. हालांकि जो कुछ पश्तून थे वो भारत के साथ यूनाइटेड भारत के साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन जो दूसरे पश्तून थे, जो अदर्स थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान बने. अब्दुल गफ्फार खान हाउएवर vehemently opposed the partition of India. अब्दुल गफ्फार खान ने बहुत ज़ोरदार तरीके से भारत के पार्टीशन का विरोध किया. As such, he was often seen as anti-Muslim by some people. इसी वजह से उनको कुछ लोगों के द्वारा एंटी मुस्लिम माना जाने लगा. तो ये थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था. अब हम पढ़ेंगे एक प्रोमिनेंट लेडी थी सरोजनी नायडू, उनके बारे में. Sarojini Naidu was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress and the first woman to become the governor of a state in India. सरोजनी नायडू भारत की पहली ऐसी महिला थी जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, और पहली ऐसी महिला थी जिनको किसी स्टेट का गवर्नर बनाया गया था. किस स्टेट का गवर्नर बनाया गया था उनको? उत्तर प्रदेश का. शी वॉज ट्रूली वन ऑफ द जेम्स ऑफ द 20th सेंचुरी इन इंडिया. वो सच्चाई सही में, हकीकत में वो 20वीं शताब्दी की एक जेम्स थी, एक मतलब रत्न थी. शी वॉज नन बाई द सॉर्बिक्वेट द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. उनको एक टाइटल दिया गया था द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का. शी वॉज बोर्न इन ऑन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद इन इंडिया. सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था, 79 को. She was the eldest daughter of philosopher, scientist, educator and linguist Agornath Chattopadhyay and Varda Sundari Devi, a Bengali poetess. उनका जो जन्म हुआ था, उनके जो पिता थे वो एक महान फिलोसफर थे, एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, एक शिक्षक थे और एक लिंग्विस्टिक थे, एक मतलब भाषा के ज्ञाता थे. उनका नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और उनकी माता का नाम था वरादा सुंदरी देवी, जो कि एक बंगाली कवित्री थी. During 1915, she traveled all over India and delivered speeches on welfare of youth, dignity of labor, women's emancipation and nationalism. 1915 में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और वो अपनी स्पीचेस देती थी. किसके लिए? यूथ के वेलफेयर के लिए, जो मजदूर थे उनके डिग्निटी के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, वुमेन्स एमेंसिपेशन मतलब महिला के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, एंड नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद के लिए. इन 1916 शी टुक अप द कॉज ऑफ द इंडिगो वर्कर्स ऑफ चंपारण इन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. 1916 में जब चंपारण का विद्रोह हो रहा था, तो जो नील की खेती करने वाले किसान थे, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो बिहार था, ये चंपारण वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उनका उन्होंने साथ दिया था. इन मार्च 1919 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द रोलेक्ट एक्ट बाय विच द पोजेशन ऑफ सेडिटियस डॉक्यूमेंट वाज डीम्ड इलीगल. 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने रोलेक्ट एक्ट पास किया था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं किसानों के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो इलीगल है. महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू प्रोटेस्ट एंड नायडू वाज द फर्स्ट टू जॉइन द मूवमेंट. इसी वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू किया, प्रोटेस्ट किया, और जो सरोजनी नायडू थी वो सबसे पहली थी इस मूवमेंट को ज्वाइन करने वाली. सॉरी, थोड़ा वीडियो इधर हो गई थी, बाकी आप अपने बुक में से एक बार देख लेना, ठीक है. Besides, Sarojini Naidu also actively campaigned for the Montagu-Chelmsford reforms, the Khilafat issue, the Sabarmati Pact, the Satyagraha Pledge and the civil disobedience movement. जो सरोजनी नायडू थी, उन्होंने पूरा एक्टिव पार्ट लिया, एक्टिवली कंपेन किया मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स में, खिलाफत इशू में, साबरमती पैक्ट में, सत्याग्रह प्लीज में, और जो सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया था. In January 1924, she was one of the 2 delegates of the Indian National Congress Party to attend the East African Indian Congress. जनवरी 1924 में वो उन 2 महिला डेलीगेट्स में से एक थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को अटेंड किया था ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस में. In 1925, she presided over the annual session of Indian National Congress at कानपुर. 1925 में उन्होंने जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था. She played a leading role during the civil disobedience movement and was jailed along with Gandhi ji and other leaders. उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी के साथ जेल भी गई थी वो, और उन्होंने एक्टिवली पार्ट किया था.
उसमें हिस्सा लिया था। इन 1942 सरोजनी नायडू वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वाज जेल्ड फॉर 21 मंथ्स विद गांधी जी। 1942 में सरोजनी नायडू को अरेस्ट कर लिया गया था। कब, क्यों? क्योंकि वो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन कर रही थी और उनको 21 महीनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा था गांधी जी के साथ। आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकेम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। आज़ादी के बाद उनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। शी वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन गवर्नर। वो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। शी डाइड इन ऑफिस ऑन मार्च 2 1949। उनकी मृत्यु 2 मार्च को 1949 में अपने ऑफिस में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं होमी जहांगीर बाबा की, जो हमारे देश के एक बहुत ही रिलेवेंट, एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हुए हैं। ये भारत की न्यूक्लियर एनर्जी के जन्मदाता माने जाते हैं। भारत में आज जितना भी न्यूक्लियर एनर्जी है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ये सब इन्हीं की देन है, होमी जहांगीर बाबा की। इनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट का नाम बनाया गया है जिसको बार्क के नाम से जाना जाता है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से, जो कि मुंबई में है। उनको इन्हीं का नाम दिया गया था। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। An Indian-born scientist who played an important part in contributing to the quantum theory was born on October 30, 1909 in Bombay. होमी जहांगीर बाबा एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था क्वांटम थ्योरी को समझाने में। उनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 में। कहाँ पर? बॉम्बे में, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। हिज नेम इज होमी जहांगीर बाबा। उनका नाम था होमी जहांगीर बाबा। ही वॉज फर्स्ट टू वन बिकम द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। वो भारत के पहले नागरिक थे जिनको भारत का एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज एंड द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बॉम्बे, ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पास की थी एल्फिंस्टन कॉलेज से और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई से, और उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। ही रिसीव्ड हिज डॉक्टरेट इन 1934। 1934 में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार ही रिटर्न टू इंडिया इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो भारत आ जाते हैं 1939 में। ही सेट अप द कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर अंडर सीवी रमन इन 1939। 1939 में वो एक कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट का बनाते हैं। कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईटी बेंगलोर में, अंडर सीवी रमन। सीवी रमन जो एक साइंटिस्ट थे, उनकी गाइडेंस में वो इसका निर्माण करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। विद द हेल्प ऑफ JRD टाटा ही एस्टेब्लिश द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एट बॉम्बे। JRD टाटा की मदद से, JRD टाटा जो जमशेदजी टाटा जिनको जिस नाम से जाना जाता है, वो एक उद्योगपति थे। उनकी मदद से उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का स्थापना की बॉम्बे में। In 1945, he became director of the Tata Institute of Fundamental Research. 1945 में उनको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का डायरेक्टर बना दिया जाता है। ही एस्टेब्लिश्ड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया 1948। वो भारत के अंदर एटॉमिक एनर्जी कमीशन का स्थापना करते हैं 1948 में। अंडर हिज गाइडेंस इंडियन साइंटिस्ट वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उनकी गाइडेंस के, उनके देखरेख में जो इंडियन साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक एनर्जी के डेवलपमेंट में काम करते हैं। एंड द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इन एशिया वेंट इनटू ऑपरेशन एट ट्रॉम्बे नियर बॉम्बे इन 1956। और एशिया के अंदर सबसे पहला एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाता है। कहाँ पर? मुंबई के पास एक जगह है ट्रॉम्बे। कब? 1956 में। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उनको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बनाया जाता है, जिसका काम था एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज करना, मतलब जैसे बिजली वगैरह बनाना, ना कि परमाणु बम बनाना। कब? 1959 में। कहाँ पर? जिनेवा में। ही एडवोकेटेड इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड आउटलाइंग ऑफ एटॉमिक बम्स बाय ऑल कंट्री। उन्होंने पूरी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने की वकालत करी कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से यूज़ करना चाहिए, और उन्होंने परमाणु बम बनाने का विरोध किया था। He received many honorary degrees from Indian and foreign universities and was a member of numerous scientific societies, including the National Academy of Sciences in the United States. उन्होंने बहुत सारी सम्माननीय डिग्री, ऑनररी डिग्रीज प्राप्त की हैं भारतीय और विदेशी यूनिवर्सिटियों से, और एंड वाज अ मेंबर ऑफ न्यूमरस साइंटिफिक सोसाइटी, और बहुत सारी साइंटिफिक सोसाइटीज़ के
मेंबर भी रहे हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिनमें से एक अकेडमी थी जिसका नाम है नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज, और वो कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की। ही आल्सो ऑथर्ड मेनी आर्टिकल्स ऑन क्वांटम थ्योरी और एंड कॉस्मिक रेज, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं क्वांटम थ्योरी के ऊपर और कॉस्मिक रेज के ऊपर। होमी बाबा डाइड इन एन एरोप्लेन क्रैश इन स्विट्जरलैंड ऑन जनवरी 24, 1966। होमी बाबा की डेथ हो जाती है एक एरोप्लेन क्रैश में स्विट्जरलैंड में 24 जनवरी 1966 को। अब नेक्स्ट आते हैं विक्रम अंबालाल साराभाई, जिनको हमारे देश का स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो का जनक माना जाता है। विक्रम अंबालाल साराभाई वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। विक्रम अंबालाल साराभाई भारत के बहुत महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का पिता या जनक भी कहा जाता है। इनफैक्ट ही वाज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिस्ट, एन इनोवेटर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ विजनरी। उनको एक कॉम्बिनेशन के तौर पर देखा जाता है, एक वैज्ञानिक के तौर पर, एक इनोवेटर के तौर पर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर, मतलब एक उद्योगपति के तौर पर, और एक विजनरी, एक दूरदर्शिता के लिए उनको जाना जाता है। ही वॉज द मेन पर्सनैलिटी बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा। वो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ज्ञान का योगदान दिया। जो भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका नाम दिया गया था आर्यभट्टा, जो उनका पीछे मेन मास्टरमाइंड थे वो विक्रम साराभाई ही थे। ही वॉज अमंग द फ्यू साइंटिस्ट हु डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन अवर कंट्री। विक्रम साराभाई उन कुछ वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने अपना पूरे जीवन का योगदान हमारे देश में साइंस की तरक्की को बढ़ाने में लगा दिया। He was born on 12 August 1919 at Ahmedabad in an affluent family of progressive industrialists. विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। एक प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट के जो तरक्की कर रहे थे, उद्योगपति, ऐसे एक उद्योगपति घराने में इनका जन्म हुआ था। He got his early education in private school. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राइवेट स्कूल से ली। After completing his matriculation, he moved to Cambridge for pursuing further college education and took the Tripos degree in natural sciences from St. John College in 1940। 10वीं करने के बाद वो कैम्ब्रिज चले गए अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, और वहाँ पर उन्होंने 3 डिग्रियाँ प्राप्त करी नेचुरल साइंस में सेंट जॉन कॉलेज से 1940 में। He worked as a research scholar at the Indian Institute of Science, बेंगलोर अंडर सीवी रमन। उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया एज ए रिसर्च स्कॉलर के, कहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जहाँ पर इससे पहले होमी जहांगीर बाबा भी काम करते थे। किसके अंडर में? सीवी रमन के अंडर में, जो सीवी रमन साइंटिस्ट थे जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। हिज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड सोलर फिजिक्स एंड कॉस्मिक रेज। जो उनका इंटरेस्ट था वो सोलर फिजिक्स और कॉस्मिक रेज में बहुत ज़्यादा था। ही प्लेड अ मेजर रोल इन सेटिंग अप ऑफ न्यूमरस ऑब्जर्वेशन स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे भारत में न्यूमरस ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाए वातावरण को, एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए, अपना इसके लिए स्पेस रिसर्च के लिए। ही कंप्लीटेड हिज पीएचडी 1947 फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1947 में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। आफ्टर द सडन डिमाइज ऑफ होमी बाबा इन एन एयर क्रैश, विक्रम साराभाई टुक ओवर एज चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन मई 1966। होमी जहांगीर बाबा की 1966 में अचानक मृत्यु के बाद विक्रम साराभाई को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया मई 1966 में। ही ऑलवेज लॉन्ग्ड दैट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस शुड रीच द कॉमन मैन। वो हमेशा चाहते थे कि जो साइंस के प्रैक्टिकल यूजेज हैं वो आम आदमी तक वो एक्सपेरिमेंट पहुंचे, उनको आम आदमी अपने दैनिक जीवन में यूज करे। He worked toward the acquiring competence in advanced technology for the solution of country's problem based on technical and economic evaluation of its real resources. ये जो थे विक्रम साराभाई, इन्होंने भारत के संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट किया। उनकी इकोनॉमिक इवेल्युएशन का इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया भारत में। He initiated India's space program which today is renowned all over the world. इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इन्हीं ने स्टार्ट किया था, जो आज पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है। He received the शांति स्वरूप भटनागर मेडल in 1962। उनको 1962 में शांति स्वरूप भटनागर मेडल से पुरस्कृत किया गया। The nation honored him awarding पद्म भूषण in 1966 and पद्म विभूषण in 1972।
हिंदुस्तान की सरकार ने उनको 1966 में पद्म भूषण के साथ अवार्ड किया और 1972 में पद्म विभूषण से मरणोपरांत उनको दिया गया। ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप ऑन December 31, 1971। उनकी मृत्यु सोते हुए हुई थी, सोते समय उनकी मृत्यु हो गई थी 31 दिसंबर 1971 को। तो ये कुछ लीडर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, उनके जीवन के बारे में जाना। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बुक एक्सरसाइज भी करवा चुका हूँ। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इसको सुनिए, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।